संबोधित करेंगे। बगल में हमारे मीडिया प्रमुख सांसद अनिल बलूनी जी हैं। मेरा सविनय निवेदन है माननीय रविशंकर प्रसाद जी से कि आपको संबोधित करें। मित्रों, आज कांग्रेस सहित कुछ अन्य विपक्षी दलों ने भारत बंद का आह्वान किया है। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है और उस विरोध करने के अधिकार का हम स्वागत करते हैं, लेकिन क्या लोकतंत्र में राजनीति हिंसा के माध्यम से होगी? आज देश में क्या हो रहा है? पेट्रोल पंप पर आग लगाई जा रही है, उससे कितने लोगों के जीवन पर खतरा हो सकता है। टीवी पर आ रहा है कि बस तोड़े जा रहे हैं, गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, कई गाड़ियों में बच्चियां भरी हुई थी। सब कुछ स्क्रीन पर सामने आ रहा है। और बिहार में एक जगह तो एक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाया तो 2-3 साल की बच्ची की मौत हो गई। कौन जिम्मेवार है इन मौत का और इन हिस्सा का? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से। और राहुल गांधी हमसे सुबह से सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं एक ही पूछूंगा। राहुल गांधी, वो 2-3 साल की बच्ची की जो मौत हुई क्योंकि आपके लोगों के द्वारा रोकने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाया, इसकी जिम्मेवारी आप लेंगे? हर बंद में एक चीज सामान्य देखी जाती है कि दवा की दुकान और एम्बुलेंस को कभी नहीं रोका जाता। यह भारत के लोकतंत्र का एक लोक लाज है कि कुछ भी कारण हो, भारत बंद हो, लेकिन दवा की दुकान नहीं बंद होनी चाहिए, अस्पताल का रास्ता नहीं बंद होनी चाहिए, एम्बुलेंस की राह नहीं रोकी जानी चाहिए। और बिहार के औरंगाबाद में कांग्रेस और विपक्ष के लोगों ने एम्बुलेंस नहीं आने दिया, जहानाबाद में, और उस छोटी बेटी की, मासूम बेटी की जान चली गई। कौन जिम्मेवार है इसका? यह हिंसा का तांडव और मौत का खेल बंद होना चाहिए। और हमारा यह आरोप है कि जनता को कुछ परेशानी है, लेकिन जनता इस बंद के साथ नहीं खड़ी है। और इसी के कारण कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के बाकी लोग गुस्से में खींचकर खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं। द बीजेपी स्ट्रांगली बिलीव्स that in spite of some momentary difficulty, the people are not supporting this band. And that is unnerving the Congress party and the opposition. And the resort to violence is designed to overawe the people of India. खौफ का माहौल बनाया जा रहा है। जब जनता का समर्थन नहीं मिलता तो उग्रता का प्रदर्शन कर बंद को सफल करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हम जनता की परेशानी के साथ खड़े हैं और इसका हम समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं और निकालेंगे भी। क्योंकि जैसा मित्र धर्मेंद्र जी ने पहले बताया था कि ये डीजल पेट्रोल की कीमत का बढ़ना हमारे हाथ से बाहर है, क्योंकि ऑयल प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपने उत्पादन को सीमित कर रखा है। वेनेजुएला में राजनीतिक अस्थिरता है, ईरान के ऊपर अमेरिका के सैंक्शन का दबाव और प्रभाव है, और जो अमेरिका में शेल गैस बनने वाली थी वो अभी तक प्रोडक्शन में नहीं आई है। ये एक सच्चाई है कि हम चाहते तो हमारे देश में खूब तेल का भंडार होता, उसकी कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन खपत के लिए हमें तेल के आयात पर निर्भर करना पड़ता है। और जहां जहां से आयात होता है, फिर मैं रिपीट करना चाहता हूं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो हैं, ओपीसी के नाम से हमको बताते हैं, वहां उत्पादन पर सीमाएं हैं। वेनेजुएला में
राजनीतिक भयंकर अस्थिरता है। आपने देखा होगा कि वहां के राष्ट्रपति के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई थी ड्रोन के द्वारा एक परेड में। ईरान के बारे में मैंने बताया, वहां सैंक्शन की समस्या है और शेल गैस का उत्पादन अमेरिका के द्वारा अभी नहीं हो पाया है पूरा। तो इसलिए जो दुनिया में इसकी खपत है उसके लिए उपलब्धता का अभाव है। द पेट्रोलियम नीड्स ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड टुडे is under severe restriction because of non-availability and limited supply. एक बात मैं और कहना चाहता हूं, ये सिर्फ हम इससे कोई जस्टिफिकेशन देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमने पहले ही बता दिया कि हम जनता के साथ खड़े हैं, उनकी चिंताओं के साथ खड़े हैं। लेकिन क्या ये सही नहीं है कि 2008-9 से 2014 के बीच जब यूपीए की सरकार थी तो पेट्रोल 39 रुपए से 73 रुपए पहुंचा था? ये सच्चाई है या नहीं है? हमारे समय में भी कुछ बढ़ा है, पहले घटा भी था, क्योंकि एक ऐसी समस्या है जिसका निराकरण हमारे हाथ में नहीं है। एक बड़ा विषय और समझना पड़ेगा जिसको आज हम बताना चाहते हैं, और वो ये है कि हमारी सरकार ने इन्फ्लेशन को कम करने की पूरी कोशिश की और काफी सफलता भी प्राप्त की है। आपको पता होगा कि 2009-14 के बीच में ये जो महंगाई की दर थी यूपीए के समय 10.4% थी, जो आप औसत कहते हैं, और 14 से जब से हम सरकार में आए हैं ये 4.7 हो गया। तो ये सच्चाई है। अब बाकी हम आज का अवसर नहीं है कि हमने इनकम टैक्स में कितनी सीनियर सिटीजन्स को रिबेट दिया है, जो रोगी हैं उनको कितना रिबेट दिया है, 2.5 लाख से 5 लाख किया है, इंटरेस्ट में कितना सबवेंशन दिया है, ये आपको पता है। जीएसटी में भी बहुत राहत दी है हम लोगों ने, और उसके कारण बहुत सा टैक्स हमें फॉरगो करना पड़ा। इन्होंने देश हित में किया है। फिर आपने देखा होगा 42% जो अपना 14 फाइनेंस कमीशन था, उसके बाद डिवैल्यूएशन 42% हो गया है, ये भी पता है। आज मैं कोई आंकड़ों की बात आपसे नहीं करना चाहता हूं, कुछ संकेत में चीजों को बताना चाहता हूं। लेकिन एक जो बड़ा सवाल है, इसकी ओर हमें चर्चा करना बहुत जरूरी है, और वो चर्चा हम इसलिए करना चाहते हैं कि देश के सामने ये विषय जाना चाहिए। ये राइट टू फूड में जो हम रियायती दर पर फूड सप्लाई करते हैं, उस पर 1,62,000 करोड़ का खर्च आता है। ये जो मनरेगा पेमेंट हम करते हैं मजदूरों के लिए, इस पर लगभग 60,000 करोड़ का खर्च आता है। नेशनल हाईवे प्रोग्राम भी हमारा बहुत सफल प्रोग्राम है, आपने देखा होगा। ग्रामीण सड़क का भी कार्यक्रम हमारा बहुत ही सफल कार्यक्रम है, इस पर लाखों करोड़ रुपए खर्चा होते हैं, आपको भी पता है। अब आप देखिए, लगभग 1 करोड़ लोगों को हमने ग्रामीण आवास दिया कि नहीं दिया? वो भी आपने देखा होगा, जो पूरा लोन था उसको हमने बहुत आगे बढ़ाया है, 6 लाख से 8 लाख किया है। अभी आपने देखा होगा कि हमने 18,000 गांव में बिजली दी जहां बिजली नहीं थी। और जो भारत के बदलाव के कार्यक्रम हैं, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, जिसमें हम 6 करोड़ लोगों को डिजिटल लिटरेट कर रहे हैं, स्किल इंडिया प्रोग्राम, और अभी जो देश के हम 10 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपया हर साल इंश्योरेंस कवर देने वाले हैं, केंद्र सरकार प्रदेश सरकार मिलकर। तो ये सब पैसे कहां से आते हैं? इन्हीं टैक्सेस से पैसे आते हैं। तो आज देश के सामने पहली बार इन चीजों को हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देश के सामने सार्थक बहस तो होनी चाहिए
हमने फिर कहा देश की जनता की चिंता के साथ हम खड़े हैं और देश की जनता ये समझ रही है कि जो पेट्रोल की बढ़त हुई है इसमें भारत सरकार का कोई हाथ नहीं है, न किसी हिंदुस्तानियों का हाथ है, ये भारत के बाहर के कारणों के कारण है। Why the people of India are indifferent to the Bharat Bandh today, as I said? Because they understand that this rise in the fuel price, even though temporary, is because of factors beyond the control of government of India or even an ordinary Indian. इसीलिए हमारा सिर्फ ये कहना है कि एक संतुलित बहस देश में होनी चाहिए और एक समन्वित जानकारी देश के सामने जानी चाहिए। हम पूरे सम्मान से देश की जनता की पीड़ा को समझते हैं क्योंकि हमारी सरकार एक परिवार की सरकार नहीं है, गरीबों के लिए प्रामाणिकता से काम करती है। इसीलिए कल जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने 5 करोड़ अति गरीब के जीवन स्तर को उससे ऊपर किया है, यह हमारी प्रामाणिकता को दर्शाता है। तो इसीलिए भारत बंद के बारे में मेरा फिर कहना है, यह असफल रहा है। इसकी हिंसा से बहुत दुख हुआ है और हम संजय मयूख उसी प्रदेश से आते हैं जहां एक 2 साल की बच्ची की मौत हुई क्योंकि एम्बुलेंस नहीं पहुंच सका। वो एक भारत की बेटी थी ना। जो पटना में हो रहा है, जो उज्जैन में हम लोगों ने सुना, जो बाकी जगह हिंसा हो रही है, सब टीवी पर आप लोग दिखा रहे हैं। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और हिंसा के द्वारा देश की जनता को एक प्रकार से उग्रवादी तरीके से उपकरणों से भयभीत करना, ये राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के दलों की सबसे बड़ी असफलता है। बस मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। विकास भदौरिया, आतंक भयभीत करने के लिए जी इधर से कोई आपकी जानकारी के लिए 2017 में कम किया था ना, आपको स्मरण होगा, भारत सरकार ने, जिसके कारण कीमतें 2 रुपए कम हुई थी। अब आजकल ये प्रदेशों का अधिकार है, प्रदेश अपने विवेक से तय करेंगे तो उनका विषय बनता है। अब कुछ लोग कहते हैं जीएसटी में लाओ या नहीं लाओ। आजकल मालूम है जीएसटी भी एक ऑटोनमस बॉडी है, अब उसमें अभी तक सर्वानुमति से फैसला करने की एक परंपरा रही है। अभी तक जीएसटी में एक And this was Ravi Shankar Prasad, in fact, the law minister and senior BJP leader, responding to Rahul Gandhi charges on the Bharat Bandh and fuel price hike. This is certainly getting into a political slugfest between the opposition and the BJP, but BJP is saying that this isn't about the government reducing the prices. But let's listen in once again to Ravi Shankar Prasad live. क्योंकि आज मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। तो वही तो मैंने बताया, 17 में तो कम किया था ना, याद करिए, 1 साल पहले ही कम किया था। एंड हमें थोड़ा संयम भी तो बरतना चाहिए। यू सी, आई थिंक टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इन द ईयर 2017 आवर गवर्नमेंट reduced excise, yes, in the month of October 2017, when international crude prices went up, the central government reduced the tax on petrol and diesel by reducing duties of ₹2 per litre. Therefore, hardly less than a year ago, it was reduced. और बाकी भारत सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए आगे क्या काम करेंगे, लेकिन पूरे विषय को विस्तार से सामने लाने की जरूरत है। Yes. But we should leave it to their wisdom. I agree with you. Because their compulsions of expenditure on social development is equally important. After all these taxes which comes in various shapes and size,
used to the discretion of the state government to spend on social development and scheme, including free food, including education, including empowering the girl child, including making rural roads and a whole range of other activities. You know it very well. देश को सबसे बड़ी चिंता राहुल गांधी के बोलने से होती है। हिमांशु मिश्रा, आज तक। सर, मेरा एक सवाल है, 2011 में बीजेपी ने भी इसी तरीके का एक बंद बुलाया था पेट्रोल की कीमत को लेकर, और आप कन्क्लूजन लेके आए थे पार्लियामेंट में। तब यूपीए सरकार के भी तब कुछ इसी तरीके से इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से पेट्रोल की कीमतें हमारे हाथ में हुई। आज भी आप भी वही कर रहे हैं। नहीं तो अगर नहीं, एक मिनट पहले हमारा भारत बंद शांतिपूर्ण था, हम लोग भी जमीन पर थे, एक हिंसा नहीं हुई थी। ये मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि हम लोग सब लोग उसमें शामिल थे। लोकतंत्र में विरोध करने के अधिकार का हम सम्मान करते हैं। लेकिन अगर आप ही की बात को मैं लूं, अगर यूपीए समझती है तो फिर ये हिंसा का अवसर क्यों दे रही है? उसका उत्तर ये है। चलिए संतोष जी, well, as far as protest against any price rise is concerned, is the legitimate democratic right in a democratic polity. We were also in a position, but we never resorted to violence, and we saw to it that common people do not suffer any unnecessary inconvenience and misery, particularly the ill, the medical shops. And if Congress party spoke in something in 2011, then they understand the problem. Yet they are creating opportunity for violence. That is very unfair. That's all. संतोष जी, एक मिनट, बस उसके बाद संतोष। हमने ये नहीं कहा कुछ नहीं कर सकते। हम ये कह रहे हैं कि ये एक अस्थायी समस्या है, स्थायी नहीं हमने कहा, मोमेंटरी ट्रबल है। मेरे शब्दों को ध्यान रखें। देवेंद्र परासर, रामनारायण जी प्लीज, देवेंद्र परासर ने रुकिए हाँ। रामनारायण देखिए, किसी के शपथ में इकट्ठा होना, एक भारत बंद में इकट्ठा होना, तो क्या सीपीएम में कांग्रेस साथ चलेगी? और क्या जो कुछ आईसा टाइप के जो पार्टियां हैं वो कांग्रेस के साथ चलेंगी? इस पर मुझे क्या टिप्पणी करनी है? हाँ। विनीत, अब राहुल गांधी को आप इंपॉर्टेंस दीजिए, मुझे नहीं देना है। अनूप गुप्ता गौरव, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी और 48 साल का हिसाब खूब पूछा जाएगा। इसके बाद नहीं, देखिए, हम मनमोहन सिंह से आज एक बात कहने वाले हैं। सुबह से उनको कुछ टिप्पणी चल रही है, तो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि एक बार फैक्ट्स के अनुसार चर्चा करनी चाहिए। तो मनमोहन सिंह जी खूब बोल रहे हैं जीएसटी से देश बर्बाद हो गया, नोटबंदी से देश बर्बाद हो गया। तो आज मैं मनमोहन सिंह को एक बहुत विनम्र ऑफर देना चाहता हूं। वो बड़े अर्थशास्त्री हैं, मैं छोटा कार्यकर्ता हूं पार्टी का। इस बार संसद में मैं उनसे बहस करने को तैयार हूं, सिर्फ आर्थिक मामलों पर। और मैं उनसे आग्रह करूंगा, वो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस छोटे कार्यकर्ता की विनती को स्वीकार कर लेंगे। मैं भी फैक्ट्स पे आऊंगा, वो भी आ जाए। ये धरना पर कुछ ना कुछ एक लाइन बोल करके चले जाना, ये राहुल गांधी के लिए छोड़ दें। मनमोहन सिंह जी एक बार सार्थक बहस करने। विनीत क्या? देखिए, ये उनकी सिफारिश है, उस पर राज्यपाल जी अपना फैसला लेंगे। अभी उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। थैंक यू। बहुत धन्यवाद।